अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका परिवृत्त से है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक आपको दिया हुआ है जो आपका है 4,6, 0,4 तथा 6,2। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों का निर्देशांक आपको दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि उसके परिकेंद्र, तो परिकेंद्र जो आपका होता है, जैसे एक मान लीजिए कि त्रिभुज दिया हुआ है, ये हो गया ये त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष को मिलाकर के अगर एक हम वृत्त बनाएंगे, ये, ठीक है। तो यह जो आपका होगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर जो इसका सेंटर होगा इसी को हम क्या कहते हैं, इसका परिकेंद्र कहते हैं। ये इससे टच में रहेगा, ठीक है। मतलब कि त्रिभुज का तीनों जो शीर्ष रहेगा, त्रिभुज का जो तीनों शीर्ष रहेगा वो वृत्त के बाउंड्री पर रहेगा, मतलब कि वृत्त के परिधि पर रहेगा, ठीक है। और यह जो वृत्त का केंद्र होगा, इसी केंद्र को हम इस त्रिभुज का क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। और वही जब अगर मान लीजिए कि एक त्रिभुज है और इसके अंदर में मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, तब इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, अंतः वृत्त, अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम अंतः केंद्र कहेंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अंतः त्रिज्या कहेंगे। सॉरी, इसको अंतः त्रिज्या नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहते हैं। फिर से समझिएगा कि त्रिभुज अगर रहेगा, त्रिभुज के अंदर में अगर वृत्त रहेगा, ठीक है, तो उस वृत्त के केंद्र को हम त्रिभुज का क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। और एक त्रिभुज है और त्रिभुज के बाहर, परि मतलब कि बाहर होगा, ठीक है। याद रखिए कि जब परित्रिज्या का है, परिवृत्त का है, तो परिवृत्त का मतलब होता है कि त्रिभुज के बाहर एक वृत्त है, और अंतःवृत्त का मतलब है कि त्रिभुज के अंदर में क्या है, आपका वृत्त है। तो जब आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहर एक आपका वृत्त इस तरह से है कि तीनों उसका जो शीर्ष है आपका जो है वृत्त के कहाँ है, बाउंड्री पर है, मतलब कि वृत्त के क्या है, परिधि पर है। तो उस समय जो वृत्त का केंद्र होगा, उस केंद्र को उस त्रिभुज का क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है परित्रिज्या। तो परित्रिज्या क्या होता है, तो यह आपका केंद्र है, इस परिधि से यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो यह आपका क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम ज्वाइन कर देंगे तो भी आपका त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, परित्रिज्या कहते हैं। और परिकेंद्र के निर्देशांक, तो यहाँ पर जो निर्देशांक ये होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परिकेंद्र का निर्देशांक बोलेंगे, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो हमको त्रिभुज का यहाँ पर निर्देशांक आपको दिया हुआ है कितना, तो पहला शीर्ष मान लीजिए कि ये है 4,6, इसका नाम देते हैं ए, इसको नाम दे दिए बी, और इसका नाम दे दिए सी, ठीक है। दूसरा का 0,4 और तीसरा का आपको दिया हुआ है 6,2, ठीक है। तो आपको निकालना है इसके केंद्र का। तो इसका केंद्र का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि केंद्र इसका क्या है, P है, और यहाँ पर लिख देते हैं x, y। P इसलिए लिखे क्योंकि O अगर लिखेंगे तो आपको पता है कि ओरिजिन को हम लोग O लिखते हैं, ठीक है। तो O का निर्देशांक आपको पता है कि 0,0 होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम P माने हैं, ठीक है, कि 0,0 हो भी सकता है, ऐसा दिया हुआ नहीं कि यह केंद्र जो है आपका क्या है, ये मूल बिंदु है, ऐसा कोई यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। जब क्वेश्चन में रहेगा तो उस समय लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको मान लिए P, और इसके निर्देशांक को हम मान लिए x, y। x, y का कुछ वैल्यू होगा, वही आपका क्या होगा, इस त्रिभुज जो है, मतलब कि उसका क्या होगा, त्रिभुज कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपका त्रिभुज का क्या होगा, परिकेंद्र होगा, और वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि ये त्रिभुज से तीनों पॉइंट को यहाँ पर हम क्या किए, ज्वाइन किए, AP को, PC को और PB को ज्वाइन कर लिए। त्रिभुज का निर्देशांक दिया होता, त्रिभुज का निर्देशांक हम यहाँ पर लिख दिए। अब आपको पता है कि जैसे यह वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती है एक वृत्त में, वो सभी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये PA PC दोनों बराबर होगा। वही तरह से अगर हम बात करेंगे PB PA और PC तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, त्रिज्या ही है, ठीक है। और दूसरा त्रिज्या और भी अगर हम खींचते, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम खींचते, वो भी आपका क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन हमको अलग का कोई निर्देशांक दिया हो नहीं, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर नहीं मिलाएंगे, हम यहाँ पर ही इसको मिलाएंगे, ठीक है। अब 3 मिलाने से यहाँ पर हो गया कि एक PA हो गया, एक PB हो गया, और क्या हो गया, PC हो गया। जब भी आपको परिवृत्त का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, फिगर को यहाँ से ऐसे क्या कर देंगे, डॉट डॉट से मिला लेंगे, या आप ऐसे पूरा करके मिला सकते हैं। अब यहाँ पर हमको पता है कि ये PA का दूरी होगा, PB का दूरी होगा, और PC का दूरी सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। PA बराबर होगा PB के, बराबर होगा PC के। क्यों होगा, क्योंकि ये सभी त्रिज्याएं, ये सभी परित्रिज्या कह सकते हैं। परित्रिज्या इसलिए कहते हैं क्योंकि त्रिभुज के बाहर वृत्त है, इसलिए, ठीक ना, ये सभी परित्रिज्या
है, इसीलिए सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सभी का स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर मान लीजिए कि पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर करके अगर हम निकालें तो एक इक्वेशन इससे आ जाएगा। फिर आप करेंगे क्या, पी बी बराबर पी सी करेंगे तो एक इक्वेशन उससे आएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो आपके पास एक्स वाई आ जाएगा, जिससे यहाँ पर इसका निर्देशांक आ जाएगा। कोई दो को बराबर लेकर के यहाँ पर हम दो इक्वेशन क्या करेंगे, निकालेंगे। तो पहले हम क्या किए कि पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर को बराबर कर लिए। तो यहाँ पर दूरी निकालने का सूत्र आपको पता है, अगर पी ए का दूरी निकालेंगे तो एक्स में से एक्स वाला घटाएंगे तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। फिर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर y में से y का घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर पी बी। तो p का यहाँ पर हो गया x और b का निर्देशांक यहाँ पर है 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 4 का स्क्वायर। अभी हम क्या किए हैं कि ये पी ए और पी बी को बराबर किए हैं। आप चाहे तो पी ए और पी सी को बराबर करके निकाल सकते हैं, फिर पी सी और पी बी को, मतलब कि तीनों में से दो बार यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर करके। एक बार हम लेते हैं पी ए और पी बी और एक बार हम लेते हैं पी बी और पी सी, तो इससे दो इक्वेशन आएगा। आप चाहे तो पी ए और पी बी ले लीजिए और फिर पी ए और पी सी भी लेकर बना सकते हैं। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16 माइनस में आपका हो जाएगा 8x, क्योंकि ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 36 माइनस में हो जाएगा 12y। यहाँ पर x माइनस 0 तो x में से 0 घटेगा तो x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 16 और माइनस में हो जाएगा 8y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 16 और यहाँ पर है 36, तो ये क्या हो गया, 52 हो गया। माइनस में 8x हो गया, माइनस में 12y हो गया, और इधर आएगा तो माइनस में 16 और प्लस में हो गया 8y बराबर में हो गया 0। तो इससे होगा यहाँ पर क्या कि यहाँ पर माइनस में 8x हो गया, माइनस में 12y है, प्लस में 8y, तो माइनस में क्या बचेगा, 4y बचेगा। और 52 में से 16 अगर घटाइएगा आप तो 12 में से 16 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में 36 होगा, 16 आप यहाँ पर काट भी सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में 36 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अगर आप कॉमन लीजिएगा यहाँ से -4, तो -4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा प्लस में y माइनस में 9 बराबर में 0। फिर अगर आप गुना कीजिएगा तो माइनस में 8x हो जाएगा, माइनस में 4y हो जाएगा, और -4 -9 में गुना कीजिएगा तो 36। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गया 2x प्लस y, और ये 9 उधर चला गया तो बराबर में 9। इससे आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये गुना में है, यहाँ पर जाएगा भाग में तो 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास 2x प्लस y और ये 9 माइनस में इधर जाएगा तो बराबर में प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इससे एक समीकरण आ गया। अब हम क्या करते हैं कि पी बी और पी सी को बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। तो पी बी का अगर दूरी निकालेंगे तो पी बी, ठीक है, पी और क्या है बी, तो x में से क्या घटेगा 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर पी सी का करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6 का स्क्वायर और फिर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 0 होगा तो x में से 0 घटेगा तो x बचेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम करेंगे तो ये y स्क्वायर हो गया, प्लस में 16 हो गया, माइनस में 8y हो गया। यहाँ पर ये x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 12y प्लस y स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में हो जाएगा 4y। ठीक है, अब x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर 16 माइनस 8y है, इधर से इधर आएगा तो प्लस -12 और -4 -16 होगा, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 16y। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर आपका ये 16 ठीक है, माइनस 8y ठीक है बराबर, यहाँ पर ये आपका जो होगा x स्क्वायर प्लस 36, और यहाँ पर 6 दूना 12 x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 36 और 4 40 हो गया, माइनस में 12x हो गया, और माइनस में क्या हो गया 4y। तो इसको अगर हम एक तरफ कर लें, या इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, 16 माइनस 8y है, इधर आएगा तो माइनस में 40 हो जाएगा, प्लस में 12x हो जाएगा,
और प्लस में क्या हो जाएगा 4y बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 12x और माइनस में 8y और प्लस में क्या है 4y, तो माइनस में क्या बचेगा 4y और माइनस में 40 है प्लस में 16 है तो माइनस में 24 होगा, बराबर में हो गया 0। अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या 3x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। 4 कॉमन लेने का मतलब हुआ कि 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ पर 4 से 4 कट गया तो माइनस y बचा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 छक 24 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 कॉमन लिए हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या 3x माइनस वाई और बराबर में उधर जाएगा तो 6 हो गया, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, तो आपके पास समीकरण एक आ गया, समीकरण 2 आ गया। दोनों को अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको हम सोल्व कर देते हैं, क्योंकि दोनों में आप देख रहे हैं कि y आपका दोनों में क्या है इक्वल है और एक में प्लस में है एक में माइनस में है, तो लिखिएगा क्या समीकरण 1 + 2 से, 1 + 2 से, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 है और यहाँ पर आपका है 2x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर है 9, y से y कैंसिल आउट हो गया, 3 और 2 क्या हो गया 5x बराबर में 15, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया, x 3 आ गया। तो आपको यहाँ y भी निकालना है तो रख दीजिए समीकरण 1 में मान, तो लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × x, तो x का वैल्यू क्या है 3 प्लस y बराबर में क्या हो गया 9, तो आप लिख सकते हैं y बराबर 9, 3 दूना 6, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 3। तो इस तरह से आपका जो परिकेंद्र का यहाँ पर निर्देशांक था, पहला क्वेश्चन क्या था परिकेंद्र का निर्देशांक बताइए, तो परिकेंद्र आपका यहाँ पर क्या है p है, तो p का निर्देशांक x, y बराबर आपके पास क्या हो गया 3,3 हो गया। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताना है कि परित्रिज्या क्या होगा, तो परित्रिज्या का मतलब क्या है कि ये PA हो गया, PC हो गया या PB हो गया, इस तीनों आपका क्या है परित्रिज्या। इस तरह से बहुत सारा परित्रिज्या यहाँ पर हो सकता है और आपको पता है कि सभी परित्रिज्या की लंबाई आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो हम क्या करते हैं कि एक हम किसी को जैसे मान लिया कि यहाँ पर PC का लंबाई हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं PC का लंबाई निकाल लेते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पर PB का भी लंबाई निकाल के आप बता सकते हैं कि त्रिज्या कितना होगा। तो PB का अगर हम लंबाई निकालेंगे तो PB बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा PB, तो PB हमको इसका निर्देशांक पता हो गया कितना है 3,3 है, पता हो गया। तो यहाँ पर इसका दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे 3 - 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 4 का स्क्वायर, 3 - 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा PB बराबर रूट अंडर 3 में से 0 घटेगा तो 3 होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 3 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो PB बराबर क्या आ जाएगा आपके पास रूट अंडर 10 यूनिट। ये आपका परित्रिज्या हो गया, क्या हो गया PB जो आपका हो गया वो क्या हो गया परित्रिज्या हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल भी बताइए, तो क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर, क्या होता है पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर क्या A बराबर, A आपको पता है कि क्या होता है एरिया होता है, पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई रहने देते हैं, r का वैल्यू आपके पास पता है कितना है रूट अंडर 10, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 पाई यूनिट स्क्वायर। तो ये आपका जो हो गया क्या चीज़ का हो गया परिवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आप लोगों का एक्सरसाइज का 23, 24 और 25 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो आपका है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई एक आपको रेखाखंड दिया हुआ है, तो ये आपका एक रेखाखंड है A B, एक पॉइंट C है जो इसको दो भाग में क्या कर रहा है बांट रहा है, और हमको पता है कि यह जो है इसका रेशियो बांटने का मान लीजिए कि M1 है और इसका क्या है M2 है, और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है क्या x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x2 y2। तो आपको बताना है कि यह जो पॉइंट C होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट
एक्स और वाई का वैल्यू क्या यहाँ पर होगा, ये आपको निकालना है। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं। एक ही क्वाड्रेंट से काम चल जाएगा, चारों बनाना जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि ये एक्स क्वाड्रेंट है, मान लीजिए नहीं मतलब कि एक्स क्वाड्रेंट होता ही है, ये आपका वाई क्वाड्रेंट है। ये आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता है कि 0,0 होता है। इस प्लेन में मान लीजिए कि एक आपको ये आपका एक ए बी जो है एक रेखाखंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेखाखंड। आपको पता है कि रेखाखंड का आपका लंबाई जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसका 2 अंत बिंदु होता है और इसको किसी भी दिशा में आगे की ओर नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रेखाखंड है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कि x1 y1 है, ध्यान से समझते चलिएगा। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कि x1 कॉमा क्या है y1, और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कि x2 कॉमा y2 है। मतलब कि बी का नियामक x2 कॉमा y2 है और ए का नियामक आपका दिया हुआ है x1 कॉमा y1, ठीक है। एक बिंदु C है जो इसके अंदर ही है, इस अंदर मतलब कि इसके अंतः। अभी जो हम लोग ये फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे ये आपका अंतः जब विभाजन करेगा उसके लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट C है जिसको 2 भाग में बांट रहा है, इसका नियामक हम मान लेते हैं कि x कॉमा y है, और ये x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये जो C जो है इसको m1 और इसको m2 के अनुपात में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ये इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, या हो सकता है कि 5:6 के अनुपात में। तो ये हमको पता नहीं, तो हम इसको मान लिए कि ये m1 और ये इसको m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब कि AC का वैल्यू क्या होगा, m1 होगा, और BC का वैल्यू क्या होगा, m2 होगा, ठीक है। मतलब कि यह रेशियो इसका हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, रेशियो, कि उस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो हमको इसका निर्देशांक निकालना है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि A से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर C से, और फिर B से, ठीक है। A से जो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन है इसका नाम दे दिए D, इसका E और इसका M कर दिए, ठीक है। एक AD हो गया, एक आपका CE हो गया, ये आपका क्या है, C है, और ये आपका क्या है, BM है, ठीक है। तीनों लंब डाले हैं x एक्सिस पर, यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। फिर इसको यहाँ A से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, फिर यहाँ पर C से इसको हम ज्वाइन कर दिए, इसका हम नाम दे दिए N और इसका हम नाम दे दिए P, ठीक है। तो यहाँ पर ये CP हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, BN हो गया। त्रिभुज बना करके ही इसका हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यही रूल होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको पता है कि ये इसका निर्देशांक जो है यहाँ पर क्या है, x1 है, क्या है, x1। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या होगा, x1 होगा। मतलब कि O से लेकर D तक का जो दूरी होगा वो क्या होगा, x1 के बराबर होगा। O से लेकर D तक का जो दूरी होगा वो क्या होगा, x1 के बराबर होगा। क्षैतिज दूरी जो होता है आपका x का होता है, और लंबवत दूरी जो होता है आपका क्या होता है, y का होता है, ठीक है। वही तरह से यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका x दिया हुआ है, मतलब कि C का, मतलब कि ये y एक्सिस से C का दूरी क्या होगा, x के बराबर होगा। तो ये पूरा मतलब कि ये C, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि E, जितना यहाँ पर OE होगा उतना ही यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट होता है Q, तो Q से लेकर C तक का लंबाई अगर x है, तो O से लेकर E तक का भी लंबाई क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर O से लेकर E तक का जो पूरा कोऑर्डिनेट होगा आपका क्या होगा, x के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है x2, मतलब कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या है, x2 है। तो पूरा जो आपका OM होगा वो कितना के बराबर होगा, तो OM जो पूरा आपका होगा वो x2 के बराबर होगा। माने यहाँ से हमको क्या पता चला कि OD आपका जो हो जाएगा वो आपका x1 के बराबर होगा, और OE आपका बराबर होगा x के, और OM जो आपका होगा वो बराबर होगा किसके, x2 के बराबर होगा। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। अब आते हैं y पर। y में अगर देखेंगे तो यहाँ पर y1 है, मतलब कि A से लेकर D तक का लंबाई क्या है, y1 के बराबर है। तो जितना AD होगा उतना ही यहाँ पर क्या होगा, PE होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AD बराबर PE। ये ADPE आपका क्या है, आयत है, और आपको पता है कि आयत का जो सम्मुख भुजा होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो AD का लंबाई अगर ये y1 है, लंबवत दूरी आपका y का होता है,
क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ कि इसका y का कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है। तो AD अगर y1 है तो PE भी कितना होगा, y1 होगा। तो यहाँ पर AD इक्वल टू PE हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर CE का, तो CE का यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या है, y है। C का कोऑर्डिनेट यहाँ पर y है, तो C से लेके E, तो जितना यहाँ पर C होगा उतना यहाँ पर क्या होगा, mn होगा। तो CE इज इक्वल टू mn, CE इज इक्वल टू mn, और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है y। क्या दिया हुआ है, y। और आपको पता है कि पूरा m से लेके b तक का जो कोऑर्डिनेट है, m से लेके b लंबा दूरी y होगा, ये आपको दिया है y2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mb जो आपका है वो y2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर हम यहाँ पर AP अगर निकालें, AP अगर हम निकालना चाहेंगे तो AP जो होगा कितना के बराबर होगा, D के बराबर होगा। AP जो आपका होगा कितना के बराबर होगा, D के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर हम लिखें कि OD प्लस D इज इक्वल टू OD प्लस DE, OD प्लस DE इज इक्वल टू क्या होगा, OE हो जाएगा, OE। ठीक है। और OD आपको पता है कि x1 है, तो यहाँ पर x1 हो गया, प्लस DE, तो D किसके बराबर होगा, AP के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, AP। और OE, तो OE आपको पता है कि O से लेके E तक क्या है, x है, तो यहाँ पर हो गया x। तो इस तरह से अगर आप AP की बात करेंगे तो AP आपका क्या हो जाएगा, x माइनस x1 आ गया। AP आपका क्या हो गया, x माइनस x1 आ गया। यहाँ पर इसको हम लिख लिए। अब उसी तरह से अगर यहाँ पर अगर हम PN की बात करेंगे कि PN क्या होगा, सॉरी PN नहीं CN, तो CN की अगर हम बात करेंगे तो जितना यहाँ पर CN होगा उतना ही यहाँ पर क्या होगा, EM होगा। जितना यहाँ पर CN होगा उतना ही यहाँ पर क्या होगा, EM होगा। तो इसको अगर दो भाग में अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, OE प्लस EM, OE प्लस OE प्लस में EM इज इक्वल टू हो जाएगा OM। और OE हमको पता है कितना है, O से लेके E तक हमको पता है कि x है, तो ये हो गया x। और EM हमको पता है कि EM कितना के बराबर होगा, तो CN के बराबर होगा, तो यहाँ पर हो गया CN। और बराबर OM, तो O से लेके M तक हमको पता है कि ये x2 है, तो यहाँ पर हो गया x2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, CN इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x। CN क्या हो गया, x2 माइनस x हो गया। अब जब CN आ गया तो हम निकालेंगे यहाँ पर, ये भी 90 होता है, ये भी आपको CP निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है BN। तो CP की अगर हम बात करेंगे कि CP क्या होगा, CP की अगर हम बात करेंगे कि CP क्या होगा, तो CP को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि CE का लंबाई हमको पता है, CE का लंबाई पता है क्या, y पता है। CE हमको पता है कि किसके बराबर है, y के बराबर है। CE y के बराबर है। और CE दो भाग में बटा हुआ है, पहला भाग यहाँ पर P है और दूसरा भाग क्या है, CP। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PE प्लस में CP इज इक्वल टू y। और आपको पता है कि PE का जो वैल्यू हो वो कितना के बराबर है, तो PE का वैल्यू y1 के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस में क्या हो गया, CP हो गया इज इक्वल टू हो गया y। तो आप CP इज इक्वल टू लिख सकते हैं y माइनस y1। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ध्यान केंद्रित करके, मन को एकाग्रचित करके ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो ये CP आपका हो गया, CP आपका हो गया कितना, y माइनस y1। इतना आप नहीं भी करके डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरा यहाँ पर y है और यहाँ तक ये y है, तो ये जो होगा आपका क्या होगा, y माइनस y1 होगा। डायरेक्टली आप भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना हम डिटेल से इसको लिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं BN का। तो BN कैसे निकालेंगे, तो BN निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हमको पता है कि BM का डिस्टेंस जो है वो कितना के बराबर है, BM जो आपका है B से M का डिस्टेंस क्या है, y2 है। तो यहाँ पर हम लिख दिए y2। और हमको यहाँ पर पता है कि BM दो भाग में बटा हुआ है, BM दो भाग में बटा हुआ है, पहला भाग MN और प्लस में क्या लिख सकते हैं, NB। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, NM प्लस में NM प्लस में BN भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया BN इज इक्वल टू हो गया y2। आपको NM पता है कितना, NM आपको पता है, NM कह लीजिए या MN कह लीजिए, जितना NM होगा उतना ही क्या होगा, C होगा। ये आपका y के इक्वल है, तो यहाँ पर हो गया y प्लस में BN इज इक्वल टू हो गया y2। तो आप लिख सकते हैं BN इज इक्वल टू y2 माइनस में y। ये आपका BN का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम क्या निकालें, तो यहाँ पर हम निकाल लिए क्या, AP निकाल लिए, CN निकाल लिए, BN निकाल लिए और क्या निकाल लिए, CP। और हमको पता है कि AC जो आपका है
वो M1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर AC आपका इक्वल है M1 के, और CB जो आपका इक्वल है वो आपका M2 के। CB आपका किसके इक्वल है? M2 के इक्वल है। ठीक है, हम आपको बताए थे जब आपको लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र जब हम प्रूफ करके बताए थे कि आपका समरूप त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, और ये भी बताए थे कि अगर दो समकोण त्रिभुज है तो दोनों आपस में क्या होगा? दोनों आपस में समरूप होता है। समरूप होने का मतलब क्या होता है कि उसका जो संगत भुजा होगा आपका वो क्या होगा? बराबर होगा। संगत कोण जो होगा क्या होगा? बराबर होगा। और संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे कि आपका दो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, एक आपका यहाँ पर क्या है? BNC, और एक आपका है CPA। दोनों यहाँ पर 90 है, यहाँ भी 90 है ना, तो दोनों आपका समकोण त्रिभुज है, तो दोनों आपका यहाँ पर क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और समरूप भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो अगर समकोण त्रिभुज है तो दोनों समरूप होगा ही। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, या अगर आपसे कोई पूछ दे कि समरूप यहाँ पर हम कैसे किए हैं, ठीक है ना, ऐसे तो जानिए कि दो अगर समकोण त्रिभुज है तो आपका क्या होगा? समरूप होगा ही, ठीक है ना। अगर यहाँ से आपसे पूछेगा कि दोनों समरूप कैसे है, तो आपको बताए थे कि अगर दो कोण बराबर आप कर दिया जाए दो त्रिभुज का, तो आप दोनों त्रिभुज आपका क्या होगा? समरूप होगा। तो आपको पता है कि ये 90 है और ये भी आपका क्या है? 90 है। ठीक है, और अगर इसको अगर मान लीजिए कि आगे की इसको अगर हम बढ़ा दें थोड़ा, और इसको भी आगे की ओर हम बढ़ा दिए, ठीक है, तो ये दोनों लाइन यहाँ पर क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, ये दोनों लाइन यहाँ पर क्या होगा? पैरेलल होगा। ये भी आपका क्या होगा? पैरेलल होगा। और ये जो आपका होगा ये पैरेलल मतलब कि समानांतर होगा। ये दोनों लाइन, फिर ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा? समानांतर होगा। तो समानांतर को ये AB जो है क्या है? तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा जब इसको काटेगा, मान लीजिए कि ये दोनों समानांतर रेखा है और इसको तिर्यक रेखा क्या कर रहा है? काट रहा है। तो आपको पता है कि संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर जो कोण होगा सो, और यहाँ पर जो कोण होगा सो, दोनों आपका कोण क्या होगा? बराबर होगा। संगत कोण से। क्या चीज़ से बराबर होगा? संगत कोण से यहाँ पर बराबर होगा। तो दो कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण ही समरूप है। ठीक है, और ऐसे आप सिंपल सा यहाँ पर बात समझिए कि दो समकोण त्रिभुज है तो दोनों आपस में क्या होगा? समरूप होगा। सॉरी, दो समरूप अगर नहीं, गलत हो गया। आपका कंडीशन होता है कि दो त्रिभुज की अगर मान लीजिए कि त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज का अगर दो कोण आपका क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर अगर हो तब जाके वो समरूप होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज में हम यहाँ पर देखें कि 90 है और यहाँ भी क्या है? 90 है, और इसका ये कोण और इसका ये कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज में अगर हम देखेंगे BNC, यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज BNC एंड त्रिभुज CP, BNC एंड त्रिभुज CPA। त्रिभुज CPA में अगर हम देखेंगे तो आपका एंगल P और एंगल N क्या होगा? बराबर होगा। क्या चीज़ से? तो 90 डिग्री से बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री से दोनों क्या होगा? बराबर होगा। और फिर एंगल यहाँ पर क्या होगा? BCN, एंगल BCN इक्वल होगा किसके? तो एंगल CAP, एंगल CAP के बराबर होगा। क्यों? तो ये आपका संगत कोण है। क्या है? संगत कोण से बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा था। उसको जब कोई तिर्यक रेखा काटता है तो आपको पता है कि संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दोनों समानांतर है, इसको कोई काट रहा है रेखा। ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर जो यहाँ पर कोण बनेगा सो, और फिर यहाँ पर ये लाइन के ऊपर जो कोण बनेगा, दोनों कोण यहाँ पर क्या होगा? बराबर होगा। तो ये दोनों कोण आपका क्या होगा? संगत कोण होगा। ये कोण और ये कोण क्या होगा? संगत कोण होगा। और फिर उसी तरह से ये नीचे जो बन रहा है और फिर ये नीचे जो बन रहा है, ये दोनों कोण भी क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका BCN है और यहाँ पर जो CAP है, दोनों आपका क्या है? संगत कोण है। और संगत कोण है तो दो कोण यहाँ पर क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों कोण बराबर हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज BNC समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज CPA के। और समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गया, दो त्रिभुज में अगर क्या हो गया? दो संगत कोण बराबर अगर हो गया, ठीक है, संगत कोण बराबर होना चाहिए, तब आपका क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि समकोण त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो आपका होगा ही, ठीक ना, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि दो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 90 है, यहाँ भी 90 है, हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो? ये आपका 35 हो, और यहाँ पर आपका ये क्या हो? 55 हो, और यहाँ पर ये हो सकता है कि ये 60 हो, और यहाँ पर ये हो सकता है कि 30 हो। तो यहाँ पर दो कोण बराबर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि दो अगर आपका समकोण त्रिभुज होगा तो दोनों आपका क्या होगा? समरूप होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि उसका दो कोण बराबर होना
चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि दोनों त्रिभुज में दो कोण यहाँ पर बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज को हम यहाँ पर क्या लिख दिए, समरूप लिख दिए। और जब समरूप लिख दिए तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि उसका संगत भुजा जो होगा, संगत भुजा मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर CP है तो वो किसके संगत है, BN के, मतलब कि लंबवत भुजा यहाँ पर है तो यहाँ भी लंबवत भुजा क्या है, BN। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, CP बटा BN आपका संगत भुजा का समानुपाती होगा किसके। फिर यहाँ पर संगत भुजा अगर हम बात करेंगे, यहाँ AP होगा और यहाँ पर क्या होगा, CN। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहले हम CP लिखे हैं, इस त्रिभुज का लिखे हैं पहले, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम पहले लिखेंगे AP और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर AP बटा में क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले हम लिखे यहाँ पर CP बटा में BN, लंबवत भुजा लिए हैं, फिर आधार वाला भुजा लिए हैं, तो आधार इसका यहाँ पर क्या है, AP है, इसका आधार यहाँ पर क्या है, CN। तो AP बटा क्या हो गया, CN। फिर अगर हम कर्ण लेंगे तो कर्ण यहाँ पर इसका क्या है, AC है, तो यहाँ पर हो गया AC और इसका कर्ण यहाँ पर क्या है, CB, तो यहाँ पर हो जाएगा CB। तो इसी रिलेशन हमारे पास क्या है कि CP बटा BN AP बटा CN बराबर होगा AC बटा CB का। इसका यूटिलाइज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि इसका C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बारी बारी से शॉर्ट टर्म जो है इसका हम वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं CP है, CP यहाँ पर है तो CP का वैल्यू आपके पास पता है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं CP बटा BN बराबर है AP बटा CN के, और ये बराबर है किसके, AC बटा CB के। तो CP जो यहाँ पर आपको दिया हुआ आपका क्या है, y माइनस y1, और BN जो आपका आया है वो आपका क्या है, y2 माइनस y। AP जो आपका है आपका x माइनस x1 है, और CN जो आपका है वो आपका है x2 माइनस x, और AC जो आपका है वो आपका M1 है, और CB जो आपका है वो आपका क्या है, M2 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक बार हम ये दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर एक बार हम ये दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कि C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले अगर हम y माइनस y1 और नीचे लिखेंगे y2 माइनस y इज इक्वल टू, अगर हम करते हैं M1 बटा M2, तो इससे क्या होगा, क्रॉस गुना अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M2y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा M2y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा क्या M1y2 और माइनस M1y। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं M2y यहाँ पर है, ये इधर आएगा तो प्लस में क्या हो गया M1y इज इक्वल टू M1y2 यहाँ पर है, और ये इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा M2y1। क्या हो जाएगा M2y1। अब ये दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो y कॉमन है, तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M2 प्लस में M1, और यहाँ पर आपका क्या है M1y2 प्लस M2y1, और नीचे आपका नीचे अभी नहीं लिखेंगे। अब अगर हमको सिर्फ y निकालना है, क्या निकालना है, y निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1, और नीचे M2 प्लस M1 है तो इसको हम M1 प्लस M2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका y का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर हम x की बात करेंगे तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x माइनस x1, और नीचे आपका हो जाएगा x2 माइनस x बराबर हो जाएगा M1 बटा में हो जाएगा M2। क्रॉस गुना अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा M2 x हो जाएगा माइनस M2 x1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा M1 x2 और माइनस में हो जाएगा M1 x। ठीक है, अब लिख सकते हैं यहाँ पर M2 x है, यहाँ पर इधर से आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा M1 x, और यहाँ पर M1 x2 पहले से है, और इधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा M2 x1। तो यहाँ से x अगर हम कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं M1 प्लस M2, और यहाँ पर हो गया M1 x2 प्लस में हो गया M2 x1। तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं M1 x2 प्लस में M2 x1, और नीचे आपका हो जाएगा M1 प्लस M2। तो यह जो कोऑर्डिनेट आ गया ये आपका क्या जी का आ गया, C का। कब, जब एक पॉइंट C होगा, जब एक रेखाखंड AB को क्या करेगा, अंतःविभाजित करेगा। याद रखिएगा यह फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब आपका अंतःविभाजन होगा तब। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यह जो आपका निर्देशांक है x और y का अंतःविभाजन सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र
क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा कि एक बिंदु सी है जो ए बी रेखाखंड को आंतरिक रूप से विभाजित करती है, तब यह फॉर्मूला होगा। अगर आपको कहेगा वहाँ पर कि बाह्य रूप से विभाजित करती है, ठीक है, तब उस समय क्या होगा, तो उस समय कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब अगर बाह्य विभाजित करेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जब बाह्य विभाजन का क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x2 और यहाँ पर क्या होता था प्लस m2 x1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस m2 x1 और नीचे आपका हो जाएगा m1 माइनस m2। और उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y और नीचे हो जाएगा आपका m1 माइनस m2। माइनस इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर m2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब बाह्य विभाजन कहेगा तो सूत्र आप ये अप्लाई कीजिएगा, और जब आपको अंतः विभाजन का फॉर्मूला रहेगा, जब आपको क्वेश्चन में रहेगा कि अंतः विभाजित होती है, तो यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो यह जो आपका था विभाजन सूत्र था। कल हम लोग पढ़ेंगे कि अंतः केंद्र का जो फॉर्मूला कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, गुरुत्व केंद्र का। उसके बाद आगे भी उसमें 2-3 फॉर्मूला और है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मध्य बिंदु पढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम अपने क्लास को इतना ही तक रखते हैं। धन्यवाद।